जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में फिजिक्स में जो हम लोग आंसर की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग आखिरी सेट 7 JY को करने वाले हैं। जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है। पहला क्वेश्चन हमारे पास कि यदि ध्रुवण कोण θ1 क्रांतिक कोण θ2 हो तो इसमें संबंध बताओ। देखो, तो हम लोग लिखेंगे उत्तर एक का। क्या लिखेंगे? एक का। ठीक। यहां पर इन्होंने कहा ध्रुवण कोण। अब ध्रुवण कोण के लिए भी हम लोग अपवर्तनांक का फार्मूला लगा देंगे। ध्रुवण कोण n बराबर फार्मूला होता है tan IP। IP की जगह हम लोग θ1 लेंगे और क्रांतिक कोण 1/sin C होता है। C की जगह θ2 लेंगे। दोनों n के मान है, इन दोनों को बराबर कर दो। tan θ1 बराबर 1/sin θ2। अदला बदली कर लो तो लिखेंगे sin θ2 बराबर 1/tan θ1। 1/tan θ होता है cot थीटा के बराबर, तो ये हो जाएगा cot θ1 बराबर sin θ2। क्लियर? देख लो ऑप्शन जो है, ऑप्शन हमारे पास देखो सी ऑप्शन करेक्ट है, तो सी ऑप्शन को हम लोग सही कर लेंगे यहाँ पर, है ना। अब देखो एक के खा को, एक का खा नंबर में है हमारे पास कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति काई परमताप T के साथ बदलती है। देखो, जो काई है ना, वो परमताप T के व्युत्क्रमानुपाती है। इसे हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो लिखेंगे काई अनुक्रमानुपाती T की घात -1। कौन सा ऑप्शन? इसमें बी ऑप्शन सही है हमारे पास। बी ऑप्शन जो है हमारे पास सही है। इसके गा नंबर को देखो, गा नंबर में है हमारे पास कि किसी आवेश वाहक की गतिशीलता म्यू का अनुगमन वेग न्यू डी तथा वैद्युत क्षेत्र ई में सही संबंध है। देखो, तो फार्मूला ही है हमारे पास। फार्मूला होता है म्यू बराबर न्यू डी बटे ई, ये तो फार्मूला ही होता है। ठीक है। अब देखो हम लोग गा के बाद घा करेंगे तो लिखेंगे उत्तर एक और घा। ठीक। एक के घा नंबर में क्या है? एक के घा नंबर में है 1 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में किस क्षेत्र के संगत है। हमने हमेशा क्या कहा कि जो आवृत्ति है वो रेडियो तरंग की कम है सबसे, और तरंग दैर्घ्य रेडियो तरंग की सबसे अधिक है। ठीक है। तो बस यहाँ पर हम लोग 1 गीगा की बात कर रहे हैं, तो किसके लगभग आसपास है ये? तो हम लोग कहेंगे ये रेडियो तरंगों के। ठीक। अब देखो हम लोग घा के बाद इंगिया नंबर करेंगे। उत्तर एक का इंगिया, उत्तर एक और इंगिया। ठीक। एक के इंगिया नंबर में है यदि प्रत्यावर्ती धारा विभवांतर को V बराबर 100 sin 100t, V बराबर 100 sin 100t और I बराबर 100 sin 100t प्लस π/3, 100t प्लस π/3। ठीक। π/3 है। तो इन्होंने कहा है कि परिपथ में व्यय शक्ति ज्ञात करो, तो P हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहली बात तो है प्रत्यावर्ती धारा समीकरण और वोल्टेज समीकरण। तो V बराबर ये होता है V0 sin ω_t और I बराबर I0 sin ω_t प्लस फाई से हम लोग कर लेंगे तुलना। तो यहाँ पर V0 जो है हमें मिलेगा यहाँ पर 100 वोल्ट, और जो I0 है यहाँ से प्राप्त कर लेंगे 100 एम्पियर, और ओमेगा का मान देखो दोनों जगह 100 है रेडियन, और फाई का मान देखो हमारे पास क्या है π/3। यहाँ पर हम लोग P के लिए फार्मूला लगा देंगे। ठीक। P के लिए फार्मूला लगा देंगे IRMS इंटू भाई VRMS पहले होता है, और इंटू VRMS और cos फाई। ठीक। यहाँ पर मान रखते हैं P बराबर IRMS का मान होता है I0 बटे √2 और ये V0 बटे √2 और cos फाई का मान है π/3। I0 और V0 का मान रख देंगे। P बराबर I0 का मान भी 100 और V0 का मान भी 100 और √2 गुणा √2 2, cos 60 का मान 1/2। ये 4 25 चौको 100, ये 2500। ठीक। किंतु एक चीज ध्यान रखना कि ये मिली वाट में है, मिली को चेंज करोगे तो 2500 इंटू 10 की घात ऐसा कर लो, नीचे 1000 कर लो, और ये वाट 2 जीरो ये कैंसिल, 1 जीरो यहाँ दशमलव, तो P बराबर 2.5 वाट। मिली वाट में क्वेश्चन दिया गया था यहाँ पर। हाँ, तो मिली वाट को ही हम लोगों ने चेंज कर लिया है। अब देखो
हमारे पास एक के इंग्या के बाद एक का 4 नंबर, ठीक, एक का 4 नंबर, तो लिखेंगे उत्तर 1 और 4। एक के 4 नंबर में क्वेश्चन में दिया गया है कि हाइड्रोजन परमाणु में r कक्षा की त्रिज्या इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा, भाई इलेक्ट्रॉन गोल गोल चक्कर लगाता है ना, तो उसके लिए फिर गतिज ऊर्जा के लिए सबसे पहले हम लोग लगा देंगे फार्मूला F बराबर mv² r, जो कि अभिकेंद्र बल के लिए फार्मूला है। और कूलाम बल के लिए फार्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E²/r²। E1 Q1 Q2 बटे r² होता है ना, तो यहाँ पर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों ही बल का फार्मूला है, इसलिए बराबर बराबर कर सकते हैं। mv²/r बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E²/r। एक r से ये कैंसिल कर लो, तो लिखेंगे हम लोग mv² बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E²/r। अब एक काम करते हैं, हम लोग जानते हैं k बराबर 1/2 mv², दोनों बच्चों में 2 से भाग कर लो, तो 1/2 mv² बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E²/r के जगह 2r कर लो, हमने भाग किया, इनके जगह k लिख सकते हैं, तो k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और E/2r। ऑप्शन है ना, हाँ डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। चलिए इतने को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जिससे कि हम लोग आगे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं 2 को, ठीक। 2 का क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किन्हीं 2 अनुप्रयोग का उल्लेख कीजिए। देखो उत्तर नंबर हम लोग करेंगे 2 और उसके का नंबर को। इन्होंने कहा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के किन्हीं 2 अनुप्रयोग, मतलब 2 उपयोग। एक उपयोग आपको बता देते हैं कि 2 उपयोग इस प्रकार से हैं। एक उपयोग है हीरे का चमकना, ठीक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक हो गया उपयोग हीरे का चमकना, और एक चाहे ठंडे देशों में हो चाहे गर्म देशों में हो, जो मरीचिका है ना, बस वही मरीचिका हम लोग, हाँ, तो हम लोग कहेंगे एक उपयोग है मरीचिका। देखो खा नंबर को, खा नंबर में क्या है, तो दूसरे का खा, ठीक, उत्तर 2 और खा। इसमें क्या है कि अर्धचालकों में डोपिंग का क्या अर्थ है, तो डोपिंग, तो हेडिंग डाल लेना डोपिंग। देखो डोपिंग या मादन का अर्थ क्या होता है, कोई भी शुद्ध अर्धचालक हो। शुद्ध अर्धचालक हम लोग सामान्यतः सिलिकॉन और जर्मेनियम लेते हैं ना, तो कोई भी शुद्ध अर्धचालक हो, उस शुद्ध अर्धचालक में हम लोग अगर अशुद्धि मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, अशुद्धि मिला देते हैं, तो इसे डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं हम लोग डोपिंग। तो डोपिंग किसे कहते हैं, किसी शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि अगर मिला देते हैं तो इसकी चालकता बढ़ जाती है, जिसे डोपिंग भी कहते हैं, जिसे मादन भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर, समझ गए। चाहे त्रिसंयोजी चाहे पंच संयोजी दोनों मिला सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो इसी में क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा नंबर, ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा नंबर, दूसरे के गा नंबर में है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में निरोधी विभव का क्या अर्थ है, ठीक, निरोधी विभव का क्या अर्थ है। देखो निरोधी विभव, निरोधी विभव का क्या अर्थ है, जैसे मान लो कि ये कोई धातु का कोई एक पृष्ठ है, ठीक, इस पर अगर उच्च आवृत्ति की तीव्रता का प्रकाश अगर आपतित हो और इस धातु से कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो, तो इस घटना को कार्यफलन कहते हैं, जो न्यूनतम आवृत्ति की मतलब न्यूनतम ऊर्जा चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। सेम वही इन्होंने कहा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में। अब समझना, जब कोई उच्च आवृत्ति की तीव्रता का प्रकाश किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं, लेकिन यहां पर एक विभव है जो निरोधी विभव, उसका काम होता है इस धारा को पूरी तरह से रोक देना, इस धारा को पूरी तरह से रोक देना, और रोकने का काम होता है निरोधी विभव, इसे निरोधी विभव कहते हैं, ठीक।
फिर आगे क्वेश्चन है घा नंबर। ये समझ गए ना आप लोग। जब किसी धातु की पृष्ठ पर उच्च आवृत्ति की तीव्रता का प्रकाश आपतित हो तो धातु से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं जिससे धारा उत्पन्न होती है और उस धारा को पूरी तरह से रोकने का काम होता है निरोधी विभव का। ठीक, इसके बाद देखो दूसरे का घा नंबर, तो लिखेंगे उत्तर 2 और घा। दूसरे घा नंबर में है कि प्रकाश वैद्युत क्षेत्र में ई वेक्टर बराबर 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ई वेक्टर बराबर 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप वोल्ट प्रति मीटर में है और ए बराबर 2 जे कैप मीटर स्क्वायर है। ए बराबर 2 जे कैप जो कि मीटर स्क्वायर है। इन्होंने कहा है फ्लक्स की गणना कीजिए। देखो फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है। फ्लक्स का जो फार्मूला है वो होता है ई डॉट ए वेक्टर रूप में, ठीक, या ई ए कॉस थीटा। फाई ई बराबर ई का मान है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप और ये है 2 जे कैप। 2 जे कैप इनके साथ गुणा करेंगे 0, इनके साथ गुणा करेंगे 6, तो फाई ई बराबर 6, ठीक। और जे कैप को नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक। मीटर से मीटर कैंसिल, वोल्ट मीटर, आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। तो फाई का मात्रक हो गया है वोल्ट मीटर और आंसर हो गया 6, तो 6 वोल्ट मीटर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे दूसरे का इंगिया नंबर को, तो लिखेंगे उत्तर 2 और इंगिया नंबर। 2 और इंगिया नंबर। देखो पढ़ाई में ना साथ साथ जैसा हम जो कुछ भी आपको समझा रहे हैं बोल रहे हैं, आप हमारे साथ भी बोलो। जब आप लोग बोलोगे ना तो आप लोग जो है स्वयं को एक्टिव रखोगे। एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। कंटिन्यू देखोगे तो हो सकता है कि आपको नींद आने लगे, है ना, और नींद आएगी तो फिर सो जाओगे, जब सो जाओगे तो खो जाओगे। तो इसीलिए हमेशा जब भी नींद आए ना पानी पी लो, नींद चली जाएगी फिर। हाँ देखो यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित करते हैं। तो हम लोग गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए क्या करेंगे, सुनना। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए, ठीक, किसमें चेंज कर रहे हैं हम लोग, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में ना, हाँ गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में। तो गैल्वेनोमीटर को रूपांतरित करने के लिए गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं, ठीक। अगर हम लोग गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करेंगे, वोल्ट मीटर में चेंज करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में हम लोग प्रतिरोध को, हाई प्रतिरोध को, उच्च प्रतिरोध को जोड़ देंगे और इस प्रकार से गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में चा में क्या है, दूसरे के चा में, तो लिखेंगे उत्तर 2 का चा। 2 के चा में है बाटहीन धारा से क्या तात्पर्य है। बाटहीन धारा जानते हो ना, जहां शक्ति क्षय क्या हो, शून्य हो, उसे क्या कहते हैं, बाटहीन धारा। बाट का मतलब होता है शक्ति और हीन का मतलब है बिल्कुल उसकी जरूरत ना हो। जहां शक्ति की बिल्कुल जरूरत ना हो उसे बाटहीन धारा कहते हैं। यानी किसी कोई परिपथ हो, परिपथ में उसमें एल तो हो, सी भी हो, किंतु आर का जो मान है बहुत कम हो, क्योंकि आर का काम क्या होता है, धारा को रोकना। जब आर होगा ही नहीं तो धारा तो अपने आप चलती रहेगी ना, अपने आप चलती रहेगी तो शक्ति की कोई जरूरत नहीं है। तो जब किसी परिपथ में धारा को प्रवाहित कराने के लिए शक्ति की बिल्कुल जरूरत ना हो उसे बाटहीन धारा कहते हैं। वहां प्रतिरोध नगण्य होना चाहिए, शून्य होना चाहिए प्रतिरोध भी, ठीक है, उसे कहते हैं बाटहीन धारा। अब देखो तीसरे का नंबर।
तीसरे का का नंबर, तो लिखेंगे उत्तर 3 और का। तीसरे के का नंबर में है कि दिए गए संधारित्र के संयोजन की तुल्य धारिता तथा कुल संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तुल्य धारिता भी ज्ञात करेंगे हम लोग और कुल संचित ऊर्जा भी ज्ञात करेंगे। ठीक, चित्र में देख सकते हो कि 3 धारिता है, C1 C2 C3, 3 4 5। तो हम लोग कहेंगे C1 बराबर 3 माइक्रोफैरड और C2 बराबर 4 माइक्रोफैरड और C3 बराबर 5 माइक्रोफैरड। अब हम लोग कहेंगे तुल्य धारिता तीनों के तीनों किस क्रम में है देख सकते हो। तो तुल्य धारिता जब ज्ञात करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि C बराबर तो C1 प्लस C2 प्लस C3, तो C बराबर 3 प्लस 4 प्लस 5 9 12, C बराबर 12 माइक्रोफैरड। ठीक है, समांतर क्रम में है तीनों। अब ये देखना, ये मत देखना लाइन से, देखो यहाँ धारा यूं जा रही है, ये भी देखना आवेश। हाँ, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसे तो ज्ञात कर लिया, हमारे पास V का मान 2 वोल्ट दिया गया है। अब इन्होंने कहा संचित ऊर्जा ज्ञात करेंगे, तो संचित ऊर्जा U बराबर हम लोग क्या लगा देंगे, संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 CV²। ठीक, 1/2 CV², तो U बराबर 1/2, C का मान है 12 × 10 की घात -6, V का मान देखो 2 दिया गया, 2 है कि 20 है, 2 दिया गया है, तो 2 का वर्ग ले लेंगे हम लोग 4, इससे काटेंगे 2 दूनी 4 12 दूनी 24, तो U बराबर 24 × 10 की घात -6, 1 0 यहाँ लिखो तो प्लस 1 1 और 2 दशमलव लगाने के लिए ये हटा देंगे, ये दशमलव लगा देंगे, तो U बराबर 2.4 10 की घात -5 जूल। ठीक, तो ये है तुल्य धारिता, ये है ऊर्जा, संचित ऊर्जा। ठीक, अब देखो तीसरे के का तो आप लोग देख चुके हो, तीसरे का खा नंबर को भी देखो। ठीक, तीसरे के खा नंबर में क्या है, तो लिखेंगे उत्तर 3 और खा। तीसरे के खा नंबर में है हमारे पास प्रोटॉन तथा अल्फा कण को समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है। समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो कणों की दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य में अनुपात ज्ञात कीजिए। ये तो मुझे लगता है कल की वीडियो में बता चुके थे आपको। तो देखो दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के लिए फार्मूला होता है लेमडा बराबर h/√में 2m/QV। ठीक, अब इन्होंने ये कहा है कि प्रोटॉन और अल्फा कण को समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो कणों की दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य हम लोग ज्ञात करेंगे, समान विभवांतर से त्वरित करेंगे। अब यहाँ पर समझना, इसी को एक बार प्रोटॉन बनाएंगे, एक बार अल्फा कण में बनाएंगे, तो हम लोग प्रोटॉन के लिए हाँ तो लेमडा पी कर लेंगे, h/, ये लिखेंगे 2m/QV। ठीक, और प्रोटॉन पर 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, तो केवल यहाँ पर E कर लो और इसके बटे में लेमडा अल्फा कर लो, तो h/, लेमडा अल्फा के लिए √ में 2 × m तो है 4m कर लो, और Q की जगह ये अल्फा कण पर 2 आवेश होता है, तो 2E और ये V, H से H कैंसिल, इसको ऊपर ले जाओ, तो लेमडा P बटे लेमडा अल्फा बराबर 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 MEV बटे यहाँ पर √ में 2MEV, 2MEV से 2 8 16, तो ये 2 √2 है, तो लेमडा P बटे लेमडा अल्फा बराबर 2 √2 बटे 1 कर लो, तो लेमडा P अनुपात लेमडा अल्फा बराबर 2 √2 अनुपात 1। ठीक, तीसरे का खा नंबर। अब देखो आप लोग तीसरे के गा नंबर को, गा नंबर में क्या है, चलो पहले इतने को स्क्रीनशॉट करो, फिर गा नंबर को करते हम लोग। चलिए अब देखिए तीसरे नंबर के हम लोग घा नंबर को करेंगे। ठीक, गा नंबर में हमारे पास एक चित्र है, पहले चित्र को बना देते हैं आप लोगों। तीसरे का गा तो लिखेंगे उत्तर 3 और गा। तीसरे गा नंबर में है चित्र हमारे पास इस प्रकार से है,
यहाँ से यूं यूं, यहाँ पर एक प्रतिरोध है, यहाँ पर पी एन जंक्शन है, ठीक है, ये पी और ये एन, और इसके बाद यहाँ पर एक और प्रतिरोध है, फिर डायरेक्टली और कुछ नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, ठीक, यहाँ पर ए है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने कहा है प्रदर्शित परिपथ में ए व बी बिंदुओं के बीच बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए जब नंबर 1 हमारे पास कंडीशन है वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, नंबर 2 वी ए इज लेस देन वी बी, ठीक। इन्होंने कहा है कि इसके लिए जो है अब लोग ज्ञात करके हमें दीजिए। अब देखो सबसे पहली बात तो है, फर्स्ट कंडीशन लेते हैं हम लोग। फर्स्ट कंडीशन वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। अब देखो वी यहाँ पर मान कुछ है हमारे पास 20/5, यहाँ पर प्रतिरोध है 20 ओम, यहाँ पर प्रतिरोध है 5 ओम। अब वी ए जो है, जब वी ए है ना, यहाँ पर वी ए, यहाँ पर वोल्टेज जो है अधिक है और यहाँ पर वोल्टेज जो है कम है, तो वोल्टेज अधिक यहाँ पर है, वोल्टेज कम यहाँ पर है, तो निश्चित है कि अब की बार ये प्लस है और ये माइनस है, तब इधर से धारा जाएगी ना, तो धारा इधर से जाएगी, तो P को प्लस से जोड़ा हमने, N को माइनस से जोड़ा, तो ये अग्र अभिनत है। ये क्या है? अग्र अभिनत। जब अग्र अभिनत है तो इसमें से धारा प्रवाहित करेंगे, तो ये दोनों के दोनों फिर यूं धारा आएगी ना, तो जो अब समझना, ये दोनों के दोनों यहाँ से धारा जो है 2 भागों में बटेगी, इधर से जाएगी इधर से जाएगी, धारा यहाँ पर 2 भागों में बटेगी, ऊपर भी जाएगी धारा, नीचे भी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर धारा का बटना हम लोग समांतर क्रम जानते हैं, तो 1/r बराबर 1/20 प्लस 1/5, तो 1/r बराबर एलसीएम 20, 20 एकम 20, 5 चौको 20, 5/20, 5 एकम 5, 5 चौको 20, तो r जो है हम लोग कहेंगे कि तुल्य प्रतिरोध 4 ओम है, ठीक। अब समझना, अब जो है हम लोग सेकेंड कंडीशन लेंगे। कंडीशन सेकेंड में इन्होंने कहा है कि वी ए इज लेस देन वी बी, मतलब यहाँ पर वोल्टेज अधिक है, यहाँ पर वोल्टेज कम है, तो मतलब अब की बार ये प्लस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, धारा यूं जाएगी अग्र अभिनत की तरह, सॉरी पश्च अभिनत की तरह, आपकी बार पश्च अभिनत यहाँ पर, तो इसमें V में 20 बार में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसमें धारा प्रवाहित होगी क्योंकि यहाँ पर कोई भी डायोड नहीं है, तो इसमें धारा प्रवाहित होगी, चाहे यहाँ प्लस करो, यहाँ माइनस करो, यहाँ माइनस करो, यहाँ प्लस करो, धारा तो इसमें प्रवाहित होगी क्योंकि कोई डायोड नहीं है। तो इस कंडीशन में R का मान जो है हमारे पास क्या हो जाएगा? 5 ओम, ठीक। बस अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे के घा नंबर को, ठीक। तो तीसरे का गा के बाद तीसरे का घा, तो लिखेंगे उत्तर 3 और घा। दो तीसरे के घा नंबर में हमारे पास दिया गया है, बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर यदि किसी इलेक्ट्रॉन की एनबी कक्षा की परिधि एच हो तथा संगत कक्षा के लिए द्वि ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लेमडा हो, तब सिद्ध कीजिए कि एच बराबर एल लेमडा। ये हम लोग प्रूफ करेंगे, एच बराबर एल लेमडा। एच क्या है? परिधि है, और परिधि कब लेते हैं? जब कोई वस्तु गोल गोल घूमती है तब हम लोग परिधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझना, बोहर के परमाणु मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है, इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है जिसको लिखेंगे जे से, ये होता है mvr, ठीक। हाँ ना 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 हाँ mvr नहीं, nh/2π का पूर्ण गुणज, nh/2π का पूर्ण, ये तो जे का ही मान है, तो nh/2π का पूर्ण गुणज, और J बराबर फार्मूला होता है mvr, तो इसकी जगह लिखेंगे mvr बराबर nh/2π, 2π को यहाँ ले जाओ, mv को यहाँ ले जाओ, तो लिखेंगे 2πr बराबर nh/mv, ठीक, mv। अब यहाँ पर 2πr के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? h जो है परिधि, परिधि का फार्मूला था 2πr, ठीक, समझ गए। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग,
ये फार्मूला है, ध्यान रखना, ये भी फार्मूला है, ध्यान रखना। ठीक, अब हमारे पास h बटे एक और सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग, लेमडा बराबर h बटे एम वी। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे 2 पाई आर की जगह लिखेंगे एच, एन की जगह एन, एच बटे एम बी की जगह हम लोग लिखेंगे लेमडा, तो एच बराबर एल लेमडा प्रूफ। ठीक, प्रूफ कर चुके हैं हम लोग। अब देखो तीसरे के और कोई पार्ट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 तो करेंगे उत्तर संख्या 4 और का नंबर 4 में भी आप लोग जो क्या करोगे, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जिसमें इन्होंने ये कहा है, एकल झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग से केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का सूत्र प्राप्त कीजिए, पर्दे पर प्राप्त प्रकाश की तीव्रता विभाजन पर चित्र बनाइए। अच्छा, चित्र भी बना के इनको बताने हैं। देखो सबसे पहली बात तो है, इन्होंने कहा एकल झिर्री विवर्तन के प्रयोग से केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो हम लोग कहेंगे केंद्रीय, वही विवर्तन वगैरह लिख लेना आप लोग, हम केवल इतने लिख रहे हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, इसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, प्राप्त करेंगे, सूत्र को प्राप्त करेंगे। सबसे पहले जैसे मान लो कि यहाँ एक कोई लेंस लेते हैं, ठीक, और यहाँ से कोई एक प्रकाश स्रोत है यहाँ पर, तो इस प्रकाश स्रोत से ठीक प्रकाश की किरणें निकल रही है और ये लेंस पर इस प्रकार से किरणें आपतित हो रही है। अब यहाँ पर हम लोग लेंस के लिए लिया मुख अक्ष, जब भी कोई प्रकाश किरणें मुख अक्ष के समांतर हो तो फिर वो फोकस से होकर जाती है, अगर फोकस से आती है तो मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। अब ये किरणें जो है फोकस से आ रही है, तो ये किरणें जो है लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मुख अक्ष के समांतर। दोनों किरणें जो मुख अक्ष के समांतर हो गई ना, मान लिया कि इन किरणों की जो चौड़ाई है वो d है। ठीक, क्या मान लिया हमने, d है, समझ गए। अब यहां पर एक और लेंस प्रयोग करेंगे, एक और लेंस प्रयोग करेंगे यूं, अब किरणों को यूं ले आएंगे। ठीक है, अब ये किरणें जो है मुख अक्ष के समांतर आ रही थी, तो उस किरणों को मुख अक्ष के समांतर आ रही थी, तो फिर ये अपवर्तन के पश्चात फोकस पर जाकर मिलेगी। यहाँ पर एक पर्दा बना लेते हैं हम लोग, ठीक, यहाँ पर O लिख देते हैं। अब इसी किरणों को ना एक काम करते हैं, इसी किरणों को, अब दोनों की जो इन्होंने कहा है कि केंद्र के उच्चिष्ट की चौड़ाई चौड़ाई के लिए ना, तो एक काम करते हैं यहाँ पर, समझना, अगर हम लोग एक कोण का निर्माण करते हैं, चाहे यहाँ तक ले आओ चाहे यहाँ तक, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक। अब समझना, यहाँ से काम करते हैं, इन किरणों को ना यूं ले जाओ, चलो यहाँ से ले जाते हैं इसको यूं। अगर हम लोग इसको ऐसे हटाते हैं किरणों को, तो हम लोग नहीं हटा रहे, यहाँ पर केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्र उच्चिष्ट निम्निष्ठ, उच्चिष्ट निम्निष्ठ, उच्चिष्ट निम्निष्ठ जो फ्रेंजें प्राप्त होती है ना, उसके अनुसार बना रहे हम। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर कोण मिल जाएगा हमें थीटा, क्या मिल जाएगा हमारे पास, थीटा। ठीक, अब आप अपने अनुसार नामकरण कर सकते हो, ठीक है, अब अपने अनुसार नामकरण कर सकते हो। बस इन्होंने इसी के लिए, तो हम अब यहाँ से हमने नाम दिया A B, यहाँ पर K दे दो और कुछ भी नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब समझना कि यहाँ पर पहले इस त्रिभुज को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए बी के में, ए बी के में ये हो गया कोण, कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, है ना, कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं और लंब के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है बी के और कर्ण क्या है ए बी, कर्ण क्या है ए बी, बी के का मान क्या है बी और के, बी के का मान बी के ही रखो फिलहाल में, अभी कुछ नहीं लिया हमने। ए बी का मान हम लोगों ने डी ले लिया। ठीक, क्या ले लिया हमने, डी। अब एक काम करते हैं, तो इसे इसके गुणा में पहुंचा देते हैं, तो लिखेंगे बी के बराबर
डी साइन थीटा, क्या लेंगे, डी साइन थीटा। अब बीके की जगह हम लोग जो है अब एक चीज यहां पर समझना, जब थीटा अति सूक्ष्म हो ना, जब थीटा अति सूक्ष्म हो वहां पर साइन थीटा की जगह थीटा, टेन थीटा की जगह थीटा, या थीटा की जगह टेन थीटा हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले करेंगे इसी में थोड़ा समझना, बीके की जगह हम लोग क्या लेंगे, बीके की जगह मान लेते हैं कि यहां से यहां तक हम लोगों ने जो दूरी है वो लेमडा है। ठीक, अब समझना, प्रथम निम्निष्ठ के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रथम निम्निष्ठ के लिए क्या करेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे डी साइन थीटा बराबर लेमडा, और हम लोग इसी प्रकार अनेकों निम्निष्ठ के लिए क्या करेंगे, तो एन निम्निष्ठ के लिए क्या करेंगे हम लोग, एन निम्निष्ठ के लिए डी साइन थीटा बराबर क्या लेंगे, एन लेमडा। अब जब थीटा अति सूक्ष्म हो तो थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे डी थीटा, मतलब डी और साइन थीटा का जगह लिखेंगे थीटा बराबर एन लेमडा। डी को जो है इसके बटे में ले जाओ, तो लिखेंगे थीटा बराबर एन लेमडा बटे डी। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि उच्चिष्ट के लिए, उच्चतम के लिए, उच्चिष्ट के लिए क्या करेंगे, यहां पर 2 से कर लो गुणा, तो 2 थीटा बराबर एन लेमडा। अब एन का मान हम लोग क्या लेंगे, 2 ले लेंगे, या इसे लिख दो यहां पर थोड़ा समझना, यहां पर इसको बटे में ले जाएंगे हम लोग। हाँ, यहाँ पर थीटा बराबर एन लेमडा बटे डी। अब यहाँ पे समझना, एन का मान कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। हाँ, तो एन बराबर हम लोग प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस में है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट 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 प्लस, और 2 यहाँ पर हम लोग 2 से गुणा भी कर लेंगे, तो लिखेंगे 2 थीटा बराबर 2 लेमडा बटे डी। एन का मान 1 ले लिया और दोनों पक्षों 2 से गुणा कर लिया, तो लिखेंगे 2 थीटा बराबर 2 लेमडा बटे डी, या थीटा बराबर लेमडा बटे डी भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग उच्चिष्ट के लिए 2 थीटा बराबर 2 लेमडा बटे डी दिखाते हैं। इतने को फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग। चलिए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे, जो 4 का खा है ना, ये करेंगे। का को तो आप लोग देख चुके हो ना कि एकल झिरी विवर्तन प्रयोग। अब एक चीज ध्यान रखना, 4 के जो खा नंबर है, एम्पियर का परिपति नियम क्या है, ये तो आपको बता चुके हैं। एम्पियर का परिपति नियम है उत्तर 4 और खा। 4 के खा में एम्पियर का परिपति नियम क्या है, कोई भी बंद वक्र का में जो रेखी समाकलन है, ठीक, जो रेखी समाकलन है वो नेट धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है, इसे हम लोग कहते हैं एम्पियर का परिपति नियम। ठीक है, हाँ, किसी बंद वक्र का रेखी समाकलन जो है नेट धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। इसके बाद है, इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो देखो, अनंत लंबाई के यानी सीधे चालक के कारण, सीधे चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, सीधे चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। जैसे मान लो अनंत लंबाई के, जैसे ये कोई एक तार है जिसकी लंबाई अनंत है, इसमें से आई धारा प्रवाहित हो रही है और इस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ना, तो यहाँ पर कहीं पर भी इसके ध्रुव P पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लेंगे, इसके ध्रुव P पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं एम्पियर के परिपति नियम से, एम्पियर के परिपति नियम से, एम्पियर का परिपति नियम क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल बराबर म्यू नॉट आई। ठीक, अब एक काम करो, बी को बाहर रख लो, तो समाकलन में ये हो जाएगा डी एल बराबर म्यू नॉट आई। वन डी एल का समाकलन होता है एल
तो ये हो जाएगा बी इंटू एल बराबर म्यू नॉट आई। एल जो है परिधि है और परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर, तो बी इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई। 2 पाई आर को इसके बटे में पहुंचा दो, तो बी बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई इंटू आई बटे आर, या 2 आई म्यू नॉट बटे 4 पाई 2 आई बटे आर भी कर सकते हो। ठीक, इसके बाद देखो इन्होंने क्वेश्चन में इसमें कहा है गा नंबर में, 4 के गा नंबर को, तो करेंगे उत्तर 4 और गा। 4 के गा नंबर में क्या है? 4 के गा नंबर में है यल लंबाई तथा एच अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के तार के सिरों के बीच ई वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है। चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग न्यू डी तथा वैद्युत क्षेत्र ई के संबंध वेक्टर रूप में सूत्र प्राप्त कीजिए। जैसे मान लो कि कोई एक ये कोई धातु यानी कोई चालक तार है, ठीक है, और ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, और इन्हें जब हम लोग किसी विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं, बैटरी से ही जोड़ दो, जैसे ही बैटरी से जोड़ेंगे तो इसमें जो है प्लस माइनस यहाँ से आई धारा प्रवाहित होगी, और यहाँ पर ये प्लस सिरा है, ये माइनस सिरा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर से इधर हो जाएंगी, है ना, ये इलेक्ट्रॉन की दिशा है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा यूं होगी। ठीक है, और इनके जो इलेक्ट्रॉन जो गतिमान है ना, इलेक्ट्रॉन के गतिमान इलेक्ट्रॉन को वेग को हम लोग कहेंगे अनुगमन वेग, यानी न्यू डी है ये। ठीक, और इनका जो इनकी जो ये जो पदार्थ है इसकी लंबाई जो है वो है एल है। ठीक, और क्या कहा इन्होंने, लंबाई एल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए हो गया, और वैद्युत क्षेत्र ई है। ये जो वैद्युत क्षेत्र है ये ई है, ठीक है, और कुछ है अनुगमन वेग न्यू डी है, और इनके बीच हम लोग संबंध को व्यक्त करेंगे। सबसे पहले वैद्युत बल का एक फार्मूला होता है, आप लोग पढ़ चुके हो कूलाम वाले चैप्टर में। वैद्युत बल जिसको लिखते हैं एफ से, एफ बराबर ई और ई, क्यू बटे वही होता है, ई बराबर एफ बटे क्यू होता है, क्यू बराबर एफ बटे, मतलब ई बराबर एफ बटे क्यू होता है। बस इसी क्यू की जगह हम लोगों ने क्या लिया, यहाँ पर ए लिया है, ठीक है, वो भी माइनस में है। ये तो वैद्युत बल का फार्मूला है। वैद्युत बल का फार्मूला एफ बराबर क्या होता है, क्यू ई। अब इन्होंने क्या कहा, हमें ई को बचा कर रखो, न्यू डी लाओ किसी तरह से। तो हम लोग एक काम करते हैं, त्वरण का फार्मूला जानते हैं ना हम लोग, त्वरण का फार्मूला, वही एक काम करते हैं हम लोग, त्वरण का फार्मूला ना लगाकर हम लोग बल का फार्मूला एक और जानते हैं, बल एफ बराबर एम ए। ठीक, ये दोनों को बराबर कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो हम लोग कहेंगे कि एम ए बराबर माइनस ई और ई बटे कुछ नहीं, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये आवेश है इलेक्ट्रॉन पर, और ये त्वरण है और ये द्रव्यमान है। ठीक, अब यहाँ पर समझना, त्वरण को निकाल लो, इसे बटे में पहुँचा दो, तो ए बराबर ई और ई बटे एम। ठीक, अब यहाँ पर गति का प्रथम समीकरण लगा देंगे, तो गति का समीकरण, ठीक है, गति का प्रथम समीकरण यहाँ पर लगा देंगे, जो कि होता है v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ पर v जो है यहाँ पर किस वेग से है, अनुगमन वेग से है, और प्रारंभिक वेग लेते हैं 0। ए की जगह हमारे पास क्या है, ए की जगह हमारे पास है माइनस, चलो ए की जगह ए लिखो और टी की जगह टाउ लिखो, टाउ मतलब श्रांति काल। ठीक, यहाँ पर जो समय है, जो इलेक्ट्रॉनों का टक्करों में जो लगा समय है उसे श्रांति काल कहते हैं, यहाँ पे श्रांति काल ले लेंगे। तो न्यू डी बराबर ए की जगह लिखोगे माइनस ई बटे एम, और बाहर क्या लिखेंगे हम लोग, टाउ। सब कुछ है हमारे पास, एक बार चेक कर लेंगे हम। इन्होंने कहा था कि अनुगमन वेग न्यू डी ले लो, अनुगमन वेग न्यू डी है, वैद्युत क्षेत्र ई ले लो, वैद्युत क्षेत्र ई है, इन्हें जो है वेक्टर रूप में लिखो, इन्हें जो है हम लोग किस में लिखेंगे, वेक्टर रूप में लिखेंगे। अच्छा, तो समझना, वेग जो है सदिश राशि है, तो हम लोग वेग को सदिश राशि है, और ई आवेश है, और ई और ये लिखेंगे टाउ बटे एम, और यहाँ पर इस पर ये जो ई है इस पर वेक्टर लगा देंगे। ठीक, तो बस यही लिखेंगे हम लोग, बस वेक्टर रूप में।
ठीक है। अब देखो इन्होंने 4 के गा के बाद जो 4 का घा है, 4 के घा में क्या दिया गया है समझना, 3 चित्र हैं, तो लिखेंगे उत्तर 4 और घा। ठीक, 4 के घा में 3 चित्र हैं, एक चित्र में तो प्रतिरोध है, प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ देंगे, यहां पर प्रतिरोध है, एक चित्र में प्रेरकत्व है, ठीक, एक चित्र में प्रेरकत्व है, एक चित्र में संधारित्र है। ठीक, संधारित्र है सी। अब इन 3 चित्रों में से इन्होंने कहा है कि 3 चित्र प्रत्यावर्ती धारा दिखाए गए हैं जिनमें से समान धारा है, मतलब तीनों चित्र में धारा जो प्रवाहित हो रही है ना वो समान धारा है। कारण सहित समझाइए कि यदि आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज ई की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इनमें से प्रवाहित धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रवाहित धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा इन्होंने ये कहा है। ठीक, प्रवाहित धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब समझना, सबसे पहले हम लोग ये लेते हैं आर परिपथ। आर परिपथ, ये आर परिपथ है, धारा सब में समान है। हम लोग जानते हैं आई के लिए समीकरण V बटे क्या होता है आर। ठीक, V बटे क्या होता है आर होता है। अब इन्होंने ये कहा है कि परिपथ में धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहां पर एक चीज समझना, धारा पर अच्छा परिवर्तन किस में करेंगे, जिसमें समान धारा कारण से समझाई कि आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज ई की आवृत्ति बढ़ाई जाए, ई की आवृत्ति बढ़ाई जाए। अच्छा, आवृत्ति बढ़ाने पर समझना, ई की आवृत्ति बढ़ाने पर इसमें आवृत्ति बढ़ाने पर अच्छा आवृत्ति जिसको लिखते हैं हम लोग एफ से, एफ तो इसमें बिल्कुल है नहीं, तो आवृत्ति बढ़ाने पर प्रतिरोध मतलब धारा, देखो यहां पर इन्होंने कहा है कि धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो प्रतिरोध जो है, जब तक प्रतिरोध को कम ज्यादा नहीं करोगे तब तक धारा में कम ज्यादा नहीं कर सकते। धारा में कम ज्यादा करने के लिए प्रतिरोध बढ़ाओ या प्रतिरोध कम करो। तो आवृत्ति बढ़ाने पर यहां पर प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसमें, अर्थात धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक, अब देखो यल परिपथ, यल परिपथ, यल परिपथ में हम लोग जानते हैं आई बराबर फार्मूला क्या होता है, यहां पर V की जगह ना E ले लो, कोई दिक्कत नहीं, V और E में कोई अंतर नहीं, E ले लो। यहां लिखेंगे E बटे यल परिपथ में फार्मूला होता है एक्सएल, तो I बराबर यहाँ पर E बटे एक्सएल का फार्मूला होता है 2 पाई एफ यल। अब यहाँ पर इसे, अब देखो यहाँ पर एफ है, जो कुछ में I में करोगे ना एफ में उल्टा होगा, क्योंकि एफ जो है नीचे है, एफ जो है कहां पर है, एफ जो है नीचे है। ठीक, तो यहां पर समझना, यहां पर एफ नीचे है तो हम लोग कहेंगे ये एफ आवृत्ति है। अगर हम लोग आवृत्ति को बढ़ाते हैं तो जो धारा है ये कम होगी, प्लस कर दिया तो धारा माइनस हो जाएगी। ठीक, समझ गए ना, तो इसमें धारा कम हो जाएगी अगर आवृत्ति को बढ़ाते। इन्होंने कहा था आवृत्ति बढ़ाने पर, तो आवृत्ति बढ़ाने पर क्या होगी, धारा घट जाएगी इसमें। समझ गए ना आप लोग, आप लोग ऐसी भाषा में लिख लेना, हमने केवल प्लस से दर्शा दिया कि आवृत्ति बढ़ाएंगे धारा घटेगी। ठीक, आवृत्ति बढ़ाने पर धारा घटेगी यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फिर से हम लोग लेंगे सी परिपथ। सी परिपथ, सी परिपथ का फार्मूला होता है आई बराबर ई बटे एक्स सी। एक्स सी का फार्मूला होता है 1 बटे ओमेगा से, 1 बटे 2 पाई एफ सी। इसे ऊपर ले जाएंगे तो आई सी बराबर ई और 2 पाई एफ सी, यहाँ पर बराबर है, जो कुछ इसमें करोगे वही इसमें होगा। तो अगर आवृत्ति हम लोग बढ़ाते हैं तो धारा भी बढ़ेगी इसमें। ठीक, धारा भी बढ़ेगी। ठीक, धारा भी बढ़ेगी इसमें। समझ गए आप लोग।
फिर से एक बार समझना, आर परिपथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, देखेगा कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें, किंतु एल परिपथ में आवृत्ति बढ़ाने पर धारा घटेगी और सी परिपथ में आवृत्ति बढ़ाने पर धारा भी बढ़ेगी। ठीक है, और एक चीज, यहाँ पर धारा कम हो रही है मतलब प्रतिरोध बढ़ रहा है, यहाँ पर धारा बढ़ रही है मतलब प्रतिरोध कम हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये और ध्यान रखना। अब देखो चौथे का हम लोग घातों कर चुके हैं, चौथे का 11 नंबर। चलो इतने को पहले स्क्रीनशॉट करो, फिर करते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 5 के का नंबर को। ठीक है, तो करेंगे 5 और का नंबर। तो 5 के का नंबर में है कि किसी प्रिज्म से न्यूनतम विचलन के लिए क्या शर्तें हैं, और अपवर्तन कोण 30 अंश है। अपवर्तन कोण जो है हमारे पास 30 अंश है, यूं चित्र है हमारे पास, यहाँ पर 30 अंश है, यूं किरणें आई और यहाँ से अभिलंब डालो, कोण आपतन कोण आई है। ठीक है, अगर ये ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो, यूं ठीक। हाँ, यहाँ पर हमारे पास 30 अंश है, तो हम लोग लिखेंगे ए जो है हमारे पास 30 अंश है, और √2 अपवर्तनांक है, तो n जो है √2 है। ठीक है, प्रिज्म के AC पर आपतित चांदी कलाई की गई है, पृष्ठ AB पर प्रकाश की किरण किस कोण I आपतित हो जिससे कि अपवर्तन I मतलब हम लोग ज्ञात करेंगे, I ज्ञात करेंगे, जिससे अपवर्तन अपने मार्ग पर लौट जाए। चित्र देखे। अच्छा, अपवर्तन तो मतलब यहाँ से चित्र को यहाँ नहीं ले आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है पॉलिश है, यहाँ पर पॉलिश है, तो इधर नहीं ले आ पाएंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इन्होंने मना कर दिया तो नहीं ले जाएंगे। अब सुनना, यहाँ पर जो है हम लोग, सबसे पहली बात तो है हम लोग I है तो मैं R चाहिए, तो हम लोग जानते हैं कि जो R1 + R2 है, R1 + R2, अब हालांकि यहाँ से चित्र में दिखा नहीं पा रहे हम, जैसे यहाँ से और इधर से R1 R2 दिखाते, अब समझना थोड़ा सा आप लोग। तो यहाँ पर हमारे पास R1 + R2 किसके बराबर होता है, ये A के बराबर। इधर से हमारे पास यहाँ पर अपवर्तन कोण तो ले लेंगे हम लोग, R1 ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, किंतु R2 इधर नहीं ले पाएंगे, तो R2 का मान जो है वो हम लोग क्या ले लेंगे, 0। तो उस कंडीशन में R1 बराबर हम लोग क्या ले लेंगे, A, अर्थात R1 जो है वो क्या है, 30 अंश है। ठीक है, अब हम लोग स्नेल का नियम लगा देंगे। स्नेल का नियम n बराबर sin I बटे sin R लगा देंगे। n के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, √2 लिखेंगे, बराबर sin I बटे sin R, R के जगह 30 अंश लिखेंगे। √2 को √2 लिखो, तो ये लिखो sin I बटे sin 30 अंश का मान होता है 1/2, तो 1/2 ये गुणा में पहुंचा दो, तो sin I बराबर √2 इंटू 1/2, 1/2 से √ काटेंगे, √ के 2 बचेगा हमारे पास, तो sin I बराबर 1/√2, ये sin 45 अंश का मान है, तो sin I बराबर sin 45, साइन से साइन की तुलना कर लो, तो I बराबर हम लोग कहेंगे कि 45 अंश। तो जो आपतन कोण है I, मान क्या है, 45 अंश। ठीक है, 5वें का आंसर हो गया हमारे पास। देखो 5वें का खा में क्या है, खा में है, तो उत्तर लिखेंगे 5 और खा। उत्तर 5 के खा में इन्होंने कहा है अन्योन्य प्रेरण की घटना क्या है। अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं, जब 2 कुंडली लेते हैं और समीप रखते हैं, एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में धारा उत्पन्न होती है, इसे अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। एक हेनरी अन्योन्य प्रेरण गुणांक से क्या तात्पर्य है। एक हेनरी अन्योन्य प्रेरण गुणांक, फार्मूला लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, m बराबर -e/di/dt। ठीक, तो जब हम लोग क्या रखेंगे, 1 हेनरी कब ला पाएंगे, जब हम लोग परिपथ में एक विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट लेंगे हम लोग, और di 1 एम्पियर लेंगे हम लोग, और dt 1 सेकेंड। ठीक, 1 सेकेंड। तो हम लोग कहेंगे यदि किसी परिपथ में
प्रति सेकेंड 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो वहां पर 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसे 1 हेनरी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? 1 हेनरी। यदि किसी परिपथ में 1 सेकेंड में या प्रति सेकेंड 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने से 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, जो 1 हेनरी के बराबर होता है। ठीक, अब इसी में इन्होंने क्वेश्चन में आगे भी कुछ दिया है हमारे पास कि इनको भी हल करो। देखो इनको हल करेंगे कैसे। इन्होंने कहा है कि जब एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 10 माइक्रो सेकेंड में, प्राथमिक कुंडली मतलब 10 माइक्रो सेकेंड में, तो हम लोग लिखेंगे डी टी बराबर 10 माइक्रो 10 की घात -6 ये सेकेंड में 4 एम्पियर की धारा घटकर शून्य हो जाती है। तो डी आई जो है 4 एम्पियर की धारा घटकर शून्य हो जाती है। द्वितीयक कुंडली में 4 किलो वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो ई जो है वो 4 × 10 की घात 3 विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्राथमिक व द्वितीयक कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। तो एम को हम लोग जो है ये ज्ञात करेंगे, तो सेम फार्मूला इसमें भी लगा देंगे हम लोग। ठीक, सेम फार्मूला क्या लगा देंगे हम लोग? m बराबर -E/डी/dt। ठीक, तो m की जगह तो हम लोग m को लिख रहे हैं, e की जगह लिखेंगे हम लोग 4 × 10 की घात 3। di का मान हमारे पास है 4 और dt का मान है हमारे पास 10 की घात -5 कर लो, ये घटकर इसे ऊपर ले जाओ, 4 से 4 काटो, तो m बराबर 10 की घात 3 -5 घटा लो 10 की घात -2। या तो इसको यही आंसर रख लो या फिर इसको ऐसा कर लो, m बराबर 0.01 हेनरी। ठीक, नीचे लाएंगे ना, इसे नीचे ले आएंगे, फिर 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब देखो 5वें के खा को भी देख चुके अब लोग, 5वें का गा देखो, नहीं इसी में अथवा भी है, 5वें का अथवा, तो करेंगे उत्तर 5 का खा और अथवा, बोर्ड एग्जाम में एक करना। ठीक, क्या है इसमें? अथवा में है कि अन्योन्य प्रेरण की घटना, नहीं, ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत जो है उसी पर आधारित है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर अपचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्याओं का अनुपात, तो प्राथमिक कुंडली तो NP बटे द्वितीयक कुंडली NS, अनुपात को बटे में लिख सकते हैं, तो 20/1। ठीक है, जब 250 वोल्ट का निवेशी वोल्टेज, निवेश मतलब ये प्राथमिक कुंडली में है वोल्टेज, तो BP जो है 250 वोल्टेज है, निवेश कर रहे हैं। निर्गत का मतलब होता है द्वितीयक कुंडली, निवेश का मतलब प्राथमिक कुंडली। ठीक है, लगाया जाता है तो धारा, तब निर्गत धारा 8 एम्पियर हो जाती है। निर्गत धारा मतलब IS 8 एम्पियर हो जाती है। ठीक, गणना कीजिए कि प्राथमिक कुंडली में धारा यानी IP को निकालेंगे और निर्गत शक्ति यानी P निकालेंगे। ठीक, निर्गत शक्ति मतलब PS निकालेंगे। हाँ, तो अब समझना, यहां पर सबसे पहली बात तो हमारे पास NP/NS है, और एक काम करते हैं, इससे हम लोग IP तो निकाल लेंगे। कैसे समझना, NP/NS बराबर IS/IP, I केवल उल्टा, बाकी सबको सीधा रखते हैं हम लोग। NP/NS 20/1, 20/1, IS हमारे पास 8 और IP हमारे पास नहीं है, इधर अदला बदली कर लो, तो IP बराबर 8/20, 4 से 4 दूनी 4 पंचे, तो 0.4 एम्पियर की धारा। एक बार रीचेक कर लेते हैं, मतलब चेक कर लेते हैं, 5वें खा का अथवा 0.4 एम्पियर की धारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने IP तो ज्ञात कर लिया है, IP बराबर क्या है 0.4 एम्पियर की धारा। हाँ, अब हम लोगों को चाहिए क्या, शक्ति, P बराबर VI होता है। हाँ, तो PS बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, P
बराबर होता है वी आई। तो यहाँ पर ऐश कर लो, यहाँ पर ऐश कर लो, यहाँ पर ऐश कर लो। तो हमारे पास आई एच तो है, वी पी है, किंतु वी एच नहीं है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं, एन पी बटे एन एच बराबर वी पी बटे वी एच। एन पी बटे एन एच तो 20 बटे 1, वी पी 250 बटे वी एच हमारे पास नहीं है, अदला बदली। तो वी एच बराबर 250 बटे 20। तो वी एच का मान रख देंगे हम लोग, एच बराबर वी एच का मान है 250 बटे 20। आई एच का मान हमारे पास ये 8 है, ठीक। 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 5 25। तो पी एच बराबर 100 वाट, ठीक। पी एच बराबर 100 वाट। अब एक काम करो, इतने को स्क्रीनशॉट करो, जिससे कि आगे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग करते हैं गा नंबर को, ठीक। तो 5 में गा नंबर को करेंगे, तो लिखेंगे उत्तर 5 और गा, ठीक। 5 में गा नंबर में है कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है? तो लिखेंगे हम लोग आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण ई के बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। यहाँ पर न्यू नॉट जो है ये कार्यफलन के लिए है, ठीक है। ये आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण है। फिर इन्होंने ये कहा है कि लिखिएगा, उन्होंने व्यक्त नहीं किया, मतलब ये नहीं कि प्रूफ कीजिए, प्रूफ करने के लिए नहीं कहा उन्होंने। इस समीकरण की सहायता से समझाइए कि आपतित प्रकाश की फोटोन की आवृत्ति n गुनी कर दी जाए, तब धातु पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, उत्सर्जित गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धातु के कार्य फलन तथा दैलीय तरंगदैर्घ्य में क्या संबंध होता है, ये भी दिखाओ। देखो, इन्होंने कहा कि आवृत्ति n गुना कर दी जाए, तो आवृत्ति जो है n, इन्होंने कहा आवृत्ति n गुनी कर दी जाए, तो आवृत्ति n गुनी करने पर आवृत्ति जो है हम लोग क्या कर देंगे, n गुनी कर देंगे। आपको बता दें कि ये रियलिटी में ये है कार्यफलन, तो इसको लिखेंगे ई के बराबर एच न्यू, ठीक, माइनस न्यू, यहाँ पर ये आवृत्ति है, तो इसे हम लोग ना W भी लिख सकते हैं, फाई नॉट भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ लिख सकते हैं, चाहे W लिखो चाहे फाई नॉट लिखो। चलो हम लोग यहाँ पर W कर देते हैं, ठीक, W कर देते हैं। यहाँ पर n गुनी करेंगे तो अधिकतम गतिज ऊर्जा E के बराबर यहाँ पर n h न्यू माइनस W पर गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि कार्यफलन जो है वो वही रहता है, ठीक है। कार्यफलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हम लोग कहेंगे कि आवृत्ति n गुनी करने पर कार्यफलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम लोग इसके लिए तो यही लिखेंगे हम लोग। अब इन्होंने क्या कहा कि इसमें इन्होंने ये कहा है कि यदि धातु के कार्यफलन तथा दैलीय तरंग, अच्छा, धातु के कार्यफलन और दैलीय तरंग में संबंध, देखो संबंध क्या होता है, W बराबर यहाँ पर H न्यू नॉट है, तो एच सी बटे लेमडा नॉट। नहीं, किस किस में है, धातु के पृष्ठ पर, हाँ, दैलीय तरंग दैर्घ्य में क्या संबंध, ठीक है, एच सी बटे लेमडा नॉट। अब एक चीज ध्यान रखना, आवृत्ति n गुनी करने पर कार्यफलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु जो यहाँ पर ये जो हमारे पास h न्यू है, इसमें n से गुणा कर देंगे, इसमें n गुनी हो जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो इसमें इन्होंने ये कहा है, क्वेश्चन नंबर घा में, 5 में घा नंबर में, 5 में घा नंबर में है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत किरचॉफ के नियम से समझाइए। दिए गए परिपथ में गैल्वेनी बटा जी में कोई
विक्षेप नहीं है, सेल से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। देखो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत किरचॉफ के नियम से मतलब हम लोग करेंगे, वही हम लोग प्रूफ कर चुके हैं इसको, P/Q बराबर R/S। अभी आपको बता रहे हैं व्हीटस्टोन सेतु जो है हम किसी सेट में करा चुके हैं आपको। चलो अभी तो ढूंढना पड़ेगा, चलो करा चुके वैसे जिस भी सेट में हो, P/Q बराबर R/S, इसे ही आप लोग प्रूफ करोगे। ठीक, तो इसे तो प्रूफ कर लोगे। इसी में आगे दो क्या कहा है इन्होंने, इसी में आगे कहा है कि सेल से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। व्हीटस्टोन सेतु में ये वही परिपथ दिखाना, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप नहीं है, वही P/Q बराबर R/S दिखाना, और सेल से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है एक हिस्ट्री ने फिगर देके इन्होंने पूछ दिया हमसे। तो हम लोग करेंगे 5वें का घ नंबर। ठीक, तो लिखेंगे उत्तर 5 और घ। एक फिगर, एक चित्र हमारे पास यूं है, ठीक, यूं ऐसे, ठीक, यहां पर G है गैल्वेनोमीटर, इसमें यहाँ पर 24 वोल्ट है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, 3 ओम यहाँ पर है, 4 ओम यहाँ पर है, यहाँ पर R है, यहाँ पर 12 ओम है, यहाँ से U धारा जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि सेल से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। वैसे सेल से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है समझना, यहाँ पर व्हीटस्टोन सेतु से हम लोग कहेंगे व्हीटस्टोन सेतु से क्या होता है, P/Q बराबर R/S। ये है व्हीटस्टोन सेतु। इस फार्मूले में हम लोग क्या लिखेंगे, P/Q 3/4 धारा यहां से बटेगी ना, तो ये दोनों समांतर क्रम में है, बराबर R/12, 4 तिया 12, 3 3 का 9, R बराबर हमारे पास क्या है 9 ओम। तो यहाँ पर R का जो मान है एग्जैक्ट क्या है 9 ओम। अब देखो यहाँ पर हम लोग कहेंगे 3 ओम और 4 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। 9 ओम और 12 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। 3 ओम और 9 ओम श्रेणी क्रम में है, 4 और ओम 12 ओम श्रेणी क्रम में है। तो हम लोग कहेंगे कि R1 बराबर 3 + 9 बराबर 12 ओम, इन दोनों को जोड़ेंगे, और R2 बराबर 4 + 12 बराबर 16 ओम, इन दोनों को जोड़ेंगे। अब ये दोनों जो है किस क्रम में है, ये दोनों जो है श्रेणी समांतर क्रम में है। तो 1/R बराबर 1/12 + 1/16, एलसीएम लेंगे 48, 12 चौक 48, 16 3 48, 7। तो R बराबर हम लोग कहेंगे 48/7 ओम। अब जो है हमारे पास V है, I ज्ञात करेंगे, तो ओम का नियम लगा देंगे। ओम का नियम I बराबर V/R लगा देंगे। ठीक, तो I बराबर V का मान है 24, R का मान है 48/7, तो इसे लिखेंगे 24/48 × 7 ऊपर, 24 दूनी 48, ये हम लोग I बराबर 7/2 या फिर कहेंगे 3.5 एम्पियर। ठीक, तो 7.2 एम्पियर या 3.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। किंतु यहां पर इन्होंने कहा है, किंतु गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं है। अब ध्यान रखना कि गैल्वेनोमीटर की सुई तब विक्षेपित होती है जब उसमें कुछ ना कुछ धारा प्रवाहित होगी। बिल्कुल कुछ भी धारा नहीं प्रवाहित होगी तो इसमें विक्षेप नहीं होता। ठीक है, इसमें तो इसको विक्षेप करने के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तो धारा प्रवाहित होनी चाहिए। लेकिन कंडीशन इन्होंने कहा है, इन्होंने इसमें जो कंडीशन कहा है कि गैल्वेनोमीटर में G में कोई विक्षेप नहीं है, तब कितनी धारा प्रवाहित होगी, नहीं है, तब धारा जो है हम लोग कह देंगे धारा जो है बिल्कुल 0 एम्पियर है। फिर भाई विक्षेप नहीं है तो धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, गैल्वेनोमीटर का काम है कि
नगण्य धारा भी अगर प्रवाहित हो, मतलब ना के बराबर एकदम बिल्कुल 0.001 अगर धारा भी प्रवाहित हो, तब भी उसको नापना होता है गैल्वेनोमीटर, तभी गैल्वेनोमीटर लगाते हैं हम लोग। अब बिल्कुल इसके सुई में विक्षेप नहीं है, मतलब धारा बिल्कुल नहीं प्रवाहित हो रही है, ठीक है, उस कंडीशन में। तो चलिए एक काम करते हैं, 5वें का जो इंगिया नंबर जो है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच चुंबकीय बल का सूत्र प्राप्त कीजिए, 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन जो है आपको करा चुके हम, ये आपको जो है सेट 5 क्वेश्चन नंबर 6 के अथवा में करा चुके हैं। ये जो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन जो है विद्युत के नाम दो समांतर लंबे धारावाही चालक, तो ये जो है सेट 5 क्वेश्चन नंबर 6 के अथवा में हम करा चुके हैं, वहां पर जाकर देख लो आप लोग, इतने को स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग करेंगे 6 नंबर को, ठीक। 6 नंबर को देखो तो लिखेंगे उत्तर 6, ठीक। उत्तर 6 में है हमारे पास कि बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। दिए गए चित्र में आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। हमारे पास इस प्रकार से एक चित्र है, ठीक। तो जो ये हमें ये वर्गाकार है, Q माइनस Q, यहाँ पर प्लस Q, यहाँ पर माइनस Q, भुजा AA है, तो क्लियर है, कंफर्म है कि ये जो है हमारे पास वर्गाकार ही है। और स्थितिज ऊर्जा हम लोग गणना करेंगे। सबसे पहली बात तो एक काम करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर विकर्ण को देखते हैं, ठीक, या इस विकर्ण को देखेंगे, तो इस विकर्ण को देखते हैं, हम लोग हमेशा बल दो आवेशों के बीच लगाते हैं, तो एक इन दोनों के बीच बल लगा देंगे तो यूं बल लगेगा, एक इनके बीच यूं बल लगेगा, और एक परिणामी बल, इसे कह देंगे परिणामी बल। तो इसे हम लोग F3 कह रहे हैं, इसको F1 कह रहे हैं, इसको F2 कह रहे हैं, ठीक है। F1 F2 का परिणामी क्या है, F3, ठीक। अब यहाँ पर समझना हमें चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, सब दूरी तो पता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं पता। यहाँ पे नाम दे दो A, B, C और D। तो हम लोग कहेंगे AC की दूरी, तो पाइथागोरस के प्रमेय लगा देंगे हम लोग। तो क्या लगा देंगे हम लोग, पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से कर्ण का वर्ग, यानी हम लोग कहेंगे AC का वर्ग, लंब का वर्ग, आधार का वर्ग AA का वर्ग है, तो A का वर्ग और A का वर्ग, तो AC का वर्ग ये हो जाएगा 2A वर्ग। तो AC बराबर हम लोग कहेंगे अंडर रूट 2A वर्ग। तो AC का जो मान है ये हो जाएगा A अंडर रूट 2। तो यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा की लंबाई है A अंडर रूट 2, अगर इधर विकर्ण लेंगे तो उस भुजा की लंबाई भी क्या होगी, A अंडर रूट 2। क्लियर। अब जो हमें बल चाहिए, जब बल निकालेंगे तभी ऊर्जा को निकाल पाएंगे। तो एक काम करते हैं, हम लोग कहेंगे सबसे पहले F1 बल निकालेंगे। तो कूलम्ब बल के मुताबिक फार्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो F1 जो है इन दोनों के बीच बल है, तो हम लोग कहेंगे DC, यानी DC F1 कहो या हाँ DC के बीच बल, तो माइनस Q और प्लस Q इनके बीच बल है, तो हम लोग कहेंगे K Q स्क्वायर बटे दूरी A स्क्वायर, ठीक। अब अगर हम लोग कहेंगे F2 जो है इन दोनों के बीच बल है, इन दोनों के बीच बल है, तो ये माइनस Q प्लस Q इनके बीच भी बल है ना। तो लिखेंगे K Q स्क्वायर बटे A स्क्वायर। अब निकालेंगे हम लोग परिणामी बल। क्या निकालेंगे, परिणामी बल। परिणामी बल जो है ये होता है F बराबर, इसको F डैश कर लो, F1 स्क्वायर और F2 स्क्वायर। तो F डैश बराबर F1 का मान भी हमारे पास क्या है, K, ठीक, K Q स्क्वायर बटे A स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस K Q स्क्वायर बटे A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें ये कॉमन ले लेंगे, F डैश बराबर अंडर रूट में K Q स्क्वायर बटे A स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा एक, यहाँ बचेगा एक, एक और एक 2, इसे रूट से बाहर निकाल दो। तो F डैश बराबर K Q स्क्वायर बटे A स्क्वायर अंडर रूट में 2 न्यूटन, ये परिणामी बल है। अब परिणामी बल हमारे पास F3 है। F3 जो है, F3 किसके परिणामी है, F3 जो है ये F1 और F1 प्लस F2 के परिणामी है, और F1 प्लस F2 जो है ना, ये किसके बराबर है, F डैश के बराबर है। तो F3 जो परिणामी निकालेंगे, F डैश बराबर F3, तो वही F3 बराबर, समझना इन दोनों के बीच बल, तो ये प्लस Q,
तो प्लस क्यू, तो हम लोग कहेंगे के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ए का मान क्या हमारे पास, ए अंडर रूट 2 का वर्ग, ए अंडर रूट 2 का वर्ग। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि F3 बराबर के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर अंडर रूट 2 का वर्ग 2, तो 2a स्क्वायर। ये तो हम लोगों ने F3 को निकाल लिया है। ठीक, अब हम लोग यहां पर भी न्यूटन कर लो। ठीक, न्यूटन कर लो। इन्होंने कहा है कि अब जो एक काम करते हैं, यहां पर डायरेक्टली हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर ना हम ये कर देते हैं, F3 जो है वो A और C के बीच बल है, A और C के बीच बल है। अब एक चीज समझना कि यहां पर हम लोग टोटल परिणामी बल निकालेंगे, कोई परिणामी बल का परिणामी बल निकालेंगे, तो F बराबर F डैश और F3 को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग F डैश, समझना, F डैश नहीं, F बराबर F डैश का मान क्या है हमारे पास, के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अंडर रूट 2 बटे ए स्क्वायर, और F3 का मान है के क्यू स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर। इसमें से F जो है यहाँ पर हमारे पास के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम लोग, के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, ये बचेगा अंडर रूट 2 के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस 1/2। ठीक, न्यूटन। एक चीज और कर सकते हैं इसमें, F बराबर के ए क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर भिन्न कर लो, 2 अंडर रूट 2 प्लस 1/2 न्यूटन। ये तो बल निकाल लिया हम लोगों ने। ठीक, क्या निकाल लिया हम लोगों ने, बल। अब यहाँ पर हम लोग कार्य निकालेंगे, क्योंकि कार्य और ऊर्जा बराबर है ना, तो कार्य W बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन यानी A, तो W बराबर F का मान ये है के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इंटू ये A। ठीक, और ये इसे लिख रहे हैं 2 अंडर रूट 2 प्लस 1/2, इससे ये कैंसिल, ये इसकी जगह U लिख दो, तो U बराबर आप लोग कहोगे कि के क्यू स्क्वायर बटे ए 2 अंडर रूट 2 प्लस 1/2। अब देखो यहां पर एक थोड़ा समझना, और इसे भी आप लोग रख सकते हो, यहां पर स्थिति ऊर्जा U बराबर एक और कर सकते हो, स्थिति ऊर्जा। अब हम लोग देखो इन दोनों के बीच अगर स्थिति ऊर्जा निकालेंगे ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास के क्यू स्क्वायर प्लस माइनस, हाँ, क्यू स्क्वायर बटे ए होता है, तो हम लोग केवल ए कर लेंगे, प्लस इसके बीच इनके बीच 4 कर लो, इंटू में 4 कर लो इनके। और अगर हम लोग इन दोनों के बीच निकालेंगे, तो ये निकालेंगे हम लोग क्यू स्क्वायर बटे बीच की दूरी ए अंडर रूट 2, और प्लस इन दोनों के बीच जब निकालेंगे तो निकालेंगे हम लोग क्यू स्क्वायर बटे, रुक जाओ फिर से एक बार, हम लोग एक चीज छोड़ के जा रहे हैं यहाँ पर, फिर से एक बार, U बराबर के बाहर कर लो। ठीक, अब देखो इन चारों के बीच निकालेंगे तो 4 क्यू स्क्वायर बटे ए का मान हमारे पास क्या है, ए, और प्लस इन दोनों के बीच निकालेंगे तो लिखेंगे हम लोग क्यू स्क्वायर बटे ए अंडर रूट 2, और प्लस इन दोनों के बीच लिखेंगे तब भी क्यू स्क्वायर बटे ए अंडर रूट 2 लिखेंगे। ठीक, क्यू स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लो, तो U बराबर के क्यू स्क्वायर, ए को बाहर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा हमारे पास 4 प्लस 1/√2 और प्लस 1/√2, हर बराबर है, तो U बराबर के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, तो √2 हर कर लेंगे हम लोग, और इसमें 4√2 और प्लस ये 2। ठीक, तो चाहो तो 2 कॉमन लेके काट सकते हो इसको, चलो छोड़ो, आगे कॉमन वगैरह ले सकते हो। ठीक, अब एक काम करो, इतने को स्क्रीनशॉट कर लो, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम लोग 6 के अथवा को करेंगे। ठीक, 6 का अथवा, देखो 6 के अथवा में क्या है, लिखेंगे उत्तर
6 और अथवा 6 के अथवा में हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है आवेश के पृष्ठ घनत्व का सूत्र तथा मात्रक लिखिए। आवेश का पृष्ठ घनत्व का सूत्र, दो पृष्ठ घनत्व का सूत्र तथा मात्रक लिखिए। तो ये होता है सिग्मा बराबर क्यू बटे ए, ठीक, सिग्मा बराबर क्यू बटे ए और आवेश के पृष्ठ घनत्व, ठीक, पृष्ठ घनत्व का सूत्र, पृष्ठ घनत्व ये क्यू बटे ए और मात्रक अगर आप लोग देखोगे तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद इन्होंने कहा है कि एक आवेश Q1 दो सकेंद्रीय खोखले गोले जिनकी त्रिज्या R1 R2, R1 इज ग्रेटर देन R2 है। दो सकेंद्रीय गोले, एक ये गोला है, एक ये गोला है, एक ही केंद्र के दो गोले हो उसे सकेंद्री कहते हैं। इनकी त्रिज्या जो है हमने मान ली R2 और इनकी त्रिज्या हमने मान ली R1, क्योंकि इन्होंने दिया है ना, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि R1 इज ग्रेटर देन R2 कहा इन्होंने, और दोनों गोले पर फिर एक समान रूप से धन आवेश को हम लोग कर देते हैं वितरित, ठीक, एक समान रूप से धन आवेश को हम लोग क्या कर देते हैं वितरित, क्योंकि यहाँ पर आवेश जब देंगे इन्होंने Q1 तो फिर इस गोले पर जो आवेश है वो Q1 है और इस गोले पर जो आवेश है वो Q2 है, ठीक है। हाँ, यदि उनके आवेश घनत्व समान हो तो उभयनिष्ठ केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। वैद्युत विभव हम लोग ज्ञात करेंगे, V को ज्ञात करेंगे। सबसे पहली बात तो है कि हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला जानते हैं कि आवेश घनत्व का ही फार्मूला ले लेते हैं हम लोग, Q बटे A, ठीक। तो यहाँ पर सिग्मा 1 बराबर Q1 बटे A1 कर लेंगे, सिग्मा 2 बराबर Q2 बटे A2 कर लेंगे। दोनों आपस में बराबर है ना, इन्होंने कहा आवेश घनत्व बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे Q1 बटे A1 बराबर Q2 बटे A2। अब A जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई R स्क्वायर होता है, तो Q1 बटे 4 पाई R1 स्क्वायर बराबर Q2 बटे 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई से ये कैंसिल, Q1 बटे R1 स्क्वायर बराबर Q2 बटे R2 स्क्वायर। इसे गुणा में पहुंचा दो तो Q1 बराबर Q2 R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर। इसे डाल दो समीकरण 1। अब हम लोग एक काम जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कुल आवेश जो हमारे पास यहाँ पर पूरे दोनों गोलों पर ले लेंगे हम लोग Q आवेश, और ये Q1 प्लस Q2 के बराबर है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे Q बराबर Q1 की जगह लिखेंगे ये कि Q2 R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर प्लस Q2 ले लो कॉमन, Q बराबर Q2 ले लेंगे कॉमन, तो R1 बटे R2 स्क्वायर प्लस 1 भिन्न कर लो, तो Q बराबर Q2 इसके साथ गुणा करेंगे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर और ये R2 स्क्वायर, इसे इसके गुणा में पहुंचा देंगे, इन दोनों को भाग में पहुंचा देंगे, ठीक। तो लिखेंगे Q2 बराबर Q के गुणा में R2 स्क्वायर बटे R1 प्लस R2 दोनों पर स्क्वायर है, ठीक। अब देखो यहाँ पर हम लोग इसे जो है Q2 का मान समीकरण रख दो आप लोग 1 में। कहाँ रख दोगे? 1 में। तो Q1 का मान निकल आएगा हमारे पास, Q1 बराबर Q2 की जगह ये मान को रख देंगे, तो रख देंगे Q, ठीक, Q R2 का स्क्वायर बटे R1 प्लस R2, हाँ, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इंटू यहाँ रख रहे तो R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर, R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर से ये कैंसिल, तो Q1 बराबर Q R1 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब इन्होंने कहा है कि विभव ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए? विभव ज्ञात कीजिए। तो हम लोग वैद्युत विभव का फार्मूला लगा देंगे, V बराबर फार्मूला होता है KQ बटे R, K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यहाँ पर हम लोग V1 कर लेंगे, ठीक, V1 बराबर K यहाँ पर Q1 बटे R1 कर लेंगे, ठीक।
हाँ, अब एक काम करेंगे, V2 कर लेंगे तो KQ2/R2। इसमें और दूरी वगैरह तो नहीं दी गई हमारे पास, नहीं तो फिर दूरी दे दिया जाए और हम लोग, ठीक, हाँ, दूरी एक बार चेक कर लेते हैं। R2 के अलावा कुछ है तो नहीं, नहीं बस यही है, R1 इज ग्रेटर देन R2 ही है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब हम लोग निकालेंगे परिणामी विभव। परिणामी विभव जो कि होता है V बराबर V1 प्लस V2। तो V बराबर V1 का मान हम लोग ये लिखेंगे, तो K Q1। अब Q1 की जगह एक काम कर रहे, ये मान रख दे, ये मान रख दे रहे, ठीक है। तो Q1 की जगह ये मान रख देंगे, Q R1 स्क्वायर बटे, एक चीज छूटे ना कुछ, ये R1 है इससे गुणा में, और Q1 की जगह R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, फिर K। अब Q2 की जगह हम लोग, अब R2 को तो R2 पहले लिखो, Q2 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, Q2 की जगह ये मान रखेंगे, Q R2 स्क्वायर, Q R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब देखो V बराबर K कॉमन है, Q कॉमन है, तो K Q कॉमन ले लेंगे, बटे R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर भी कॉमन है, तो R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर। अंदर बचे क्या हमारे पास, R1 स्क्वायर बटे R1। हाँ, एक काम कर लेते हैं, एक घात से ये कैंसिल कर देते हैं, एक घात से ये कैंसिल कर देंगे, तो R1 इधर केवल R2 बचेगा, R1 प्लस R2 बचेगा। K का मान रख लो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा हमारे पास Q, और ये R1 प्लस R2 बटे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक, बस यही हमारे पास आंसर, केंद्र पर विभव के लिए फार्मूला। क्लियर? अब देखो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया 7 नंबर में, पश्चदिशिक पीएन संधि डायोड की क्रिया विधि परिपथ बनाकर समझाइए। पश्चदिशिक किसे कहते हैं? पीएन संधि डायोड में अगर पी को माइनस से जोड़ दो, एन को प्लस से जोड़ दो, तो उसे पश्चदिशिक बायस कहते हैं हम लोग। और इसके बाद है वी आई इलेक्ट्रिक वर्क बनाकर एविलांच भंजन को दर्शाइए। वही वी आई, ये तो कई बार बता चुके आप लोगों को, पीछे के वीडियो में बता चुके थे। यूँ जो इसमें कमी होती है धीरे धीरे। हाँ, और पीएन संधि में हम लोग क्या करते हैं, जो पी है इसे जोड़ दोगे माइनस से, और जो यन है इसे जोड़ दोगे प्लस से, तो इसे कहते हैं हम लोग उत्क्रम अभिनत या पश्च अभिनत। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर पूछा गया दृष्टिकरण प्रक्रिया क्या है, ये भी पीछे बता चुके हैं। पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग, अर्ध तरंग कंप्लीट आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। इतने को पहले स्क्रीन शॉट कर लो आप लोग। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग करेंगे 8 नंबर को। ठीक है, 8 नंबर क्या है, परमाणु का रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन, पढ़ा चुके हैं आप लोगों को अनसॉल्व में भी। ठीक है, और इस मॉडल की क्या कमियां हैं, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन की कमियां क्या हैं, वही हाइड्रोजन में रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में और परमाणु की स्थायित्व के बारे में व्याख्या करने में इनकी कमियां हैं। बोहर ने इस मॉडल को कैसे दूर किया, बोहर जी ने कैसे दूर किया था, उन्होंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जब चक्कर लगाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर से ऊर्जा मिल जाए तो ऊपर कक्षा में संक्रमण कर जाते हैं, 10⁻⁸ सेकंड तक ठहर कर ऊपर कक्षा में ठहर कर नीचे कक्षा में फिर चले आते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। इन्होंने यही तो कहा था, यही कही कि उन्होंने, मतलब जो बोहर जी ने जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल है उनकी कमियों को दूर किया था उन्होंने। और इसके बाद वही अल्फा कण प्रकीर्णन, हम लोग क्या करते हैं, अल्फा कणों की बमबारी करते हैं स्वर्ण पन्नी पर, और स्वर्ण पन्नी पर जब बमबारी करते हैं तो अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं, और इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, कुछ अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, मतलब कुछ अल्फा कण इधर उधर घूम जाते, प्रक्षेप हो जाते हैं, और इससे निष्कर्ष ये निकाला गया था कि जो समस्त धनावेश है वो नाभिक में है, परमाणु केंद्र में है ना। ये तो पढ़ चुके आप लोग। नाभिक के संलयन, नाभिक के विखंडन में क्या अंतर है, हल्के नाभिक को जोड़ दो, भारी नाभिक बना दो, नाभिक के संलयन। और नाभिक के विखंडन किसे कहते हैं, भारी नाभिक को तोड़ दो, हल्के नाभिक बना दो, तो नाभिक के विखंडन। और इस अभिक्रिया में इन्होंने ये दिया गया है हमारे पास,
ये है 8 का अथवा, ठीक, 8 का अथवा, तो लिखेंगे उत्तर 8 और अथवा। यहाँ पर हमारे पास दिया गया है 1H2 प्लस 1H3 रिएक्शन 2He4 प्लस 0N1 प्लस Q। Q जो है ऊष्मा है, Q का मान आप लोग ज्ञात करोगे, सारे मान दिए गए लिखने रहे, डायरेक्टली कर देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने क्या कहा समझना, इन्होंने कहा है कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया सहायता से उत्सर्जित ऊर्जा Q का मान आप लोग ज्ञात करो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इधर वाले साइड के सारे ऊर्जा जोड़ेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग M1 नाम दे रहे हैं, M1 बराबर, तो हमारे पास 1H2 का जो द्रव्यमान है दिया गया है 2.0141, ठीक। और इसके बाद AMU एटॉमिक मास ऑफ यूनिट, फिर हम लोग इसे 1H3, तो 1H3 का द्रव्यमान जो है 3.0160 AMU, इन्हें जोड़ लेंगे तो M1 बराबर हम लोग लिखेंगे, इन्हें जब जोड़ लेंगे तो 1 6 4 10 1 2 1 3 0 और ये 5 AMU। अब इधर वाले को जोड़ लेंगे, 2He4 का दिया गया हमारे पास, इन्हें कहेंगे हम लोग M2, तो जो हमारे पास दिया गया है 4.0026 AMU। अब 0N1 का द्रव्यमान हम लोग जोड़ लेंगे 1.0087 AMU, इन्हें जोड़ लेंगे हम लोग तो इसे कहेंगे M2, तो हमारे पास आ जाएगा 6 7 13 1 8 2 10 11 1, यहाँ पर 1 0.5, ठीक, ये AMU। अब हम लोग डेल्टा M को निकालेंगे, डेल्टा M तो ये कर देंगे हम लोग M1 माइनस M2, ठीक, तो M1 से M2 को घटा लेंगे तो लिखेंगे डेल्टा M, तो डेल्टा M बराबर, M2 का मान हमारे पास क्या है, M1 का मान 5.0301 और ये है 5.0113, घटा लेंगे तो इसे कहेंगे हम लोग डेल्टा M। तो यहाँ से 1 दे देंगे 11, 11 से बचेगा हमारे पास 8, यहाँ से 9 से 8, यहाँ 2 से 1, यहाँ से 1 देंगे, रुक जाओ, यहाँ से 1 देंगे 10, 10 से 1 दे देंगे, यहाँ पर 11, 11 से 8, यहाँ पर 9, 9 से 8, यहाँ पर 2, 2 से 1, फिर यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 AMU, ठीक। अब इन्होंने ये भी दिया गया हमारे पास कि एक AMU बराबर 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो एक AMU बराबर 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा M बराबर 0.0188 इंटू 931 गुणा कर लेंगे, तो डेल्टा M बराबर इनके साथ गुणा कर लेंगे, ठीक है, कैलकुलेटर से कर लेते हैं गुणा, तो गुणा कर लेंगे 0.0188 इंटू 931 17.5028 17.5028, यही तो है। एक बार आंसर चेक करेंगे आपके इसमें है क्या। अच्छा, उत्सर्जित ऊर्जा Q का मान ज्ञात कीजिए। 17.58 ही दे रही है, कुछ गड़बड़ किया क्या। 502858, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया हमारे पास मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक। ये तो द्रव्यमान क्षति है हमारे पास, इन्हें हम लोग इन्होंने कहा है कि इसकी सहायता से उत्सर्जित ऊर्जा Q का मान ज्ञात करो। ये तो निकाल लिया हम लोगों ने। अगर ऊर्जा भी निकालना चाहो ना हम लोग, तो ऊर्जा भी निकाल सकते हैं। ऊर्जा कैसे निकालेंगे, डेल्टा M, ठीक है, MC स्क्वायर, चलो छोड़ो, हम लोग यही करते हैं, डेल्टा E बराबर डेल्टा M इंटू 931, ठीक, इतने छोड़ो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 नंबर में है, एकल गोली पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए, अपवर्तन का सूत्र लिखिए, ठीक। और कांच के n बराबर 1.5 वगैरह हमारे पास दिया गया है,
प्रतिबिंब प्रकृति ज्ञात करेंगे किरण आरेख की सहायता से। चलो एक काम करो, पहले इतने को स्क्रीनशॉट कर लो, फिर उसे ही हम लोग करके देते हैं आप लोगों को। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 को करेंगे। ठीक, 9 नंबर में हमारे पास है, तो लिखेंगे उत्तर 9। 9 में हमारे पास एक चित्र है इस प्रकार से। ठीक, इसमें 12 सेंटीमीटर की ये दूरी है, फिर यहाँ से ये मुख्य अक्ष है और ये कांच माध्यम है जिसमें n का मान 1.5 है। बाहर वायु माध्यम है। ठीक है, एक गोली पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र लिखिए। तो गोली पृष्ठ अपवर्तन का सूत्र देखो, गोली पृष्ठ अपवर्तन का सूत्र जो है ये n1 बटे v माइनस n2 बटे u बराबर n1 माइनस n2 बटे r। ठीक, ये तो गोली अपवर्तन के लिए सूत्र है। ठीक है, इसके बाद इसी में इन्होंने दिया है कि एक कांच n बराबर 1.5 है, तो n बराबर जो है हमारे पास 1.5 है, कांच का अपवर्तनांक है ये। और इसके बाद है बेलनाकार छड़ के एक सिरे पर पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। बेलनाकार सिरे के एक सिरे पर वक्रता त्रिज्या r बराबर 2 सेंटीमीटर है। ठीक, r का मान क्या है, 2 सेंटीमीटर है वक्रता त्रिज्या, मतलब यहाँ पर जो भी ये बेलनाकार सिरा है ना, इसकी जो त्रिज्या है ना, त्रिज्या ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, बिंदुवत स्रोत यश के प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताइए। यश की स्थिति और प्रकृति, बिंदुवत स्रोत यश, जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई प्रकाश स्रोत एश है और इससे यूं वस्तु से किरणें निकलती है दो ना, एक ऐसी जा रही है किरणें, एक ऐसी जा रही है किरणें। अब ये इससे टकराने के बाद अगर इसमें अभिलंब डाल दो, ये अभिलंब डाल दी हमने, ये किरणें यूं मुड़ेंगी। ठीक, यहाँ पर वस्तु ऐसे ही, यहाँ पर प्रतिबिंब आई बन जाएगा हमारे पास। ठीक, ये तो प्रकाश स्रोत है, वस्तु को लिखा हमने ओ से और ये प्रतिबिंब बनेगा आई। ठीक है, प्रतिबिंब क्या बन जाएगा हमारे पास आई। इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि चित्र देखे और किरण आरेख भी बनाइए। हाँ, अब देखो किरण आरेख भी बनाएंगे हम लोग। किरण आरेख के लिए बहुत ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लेंस टाइप में बना दो ऐसे। ठीक, और इसको हमने यू लेंस टाइप में बना दिया हमने। हाँ, अब एक काम करेंगे, हमारे पास क्या क्या है। अच्छा, यू वस्तु की जो दूरी है 12 सेंटीमीटर है, तो u बराबर हमारे पास क्या है, 12 सेंटीमीटर है। अब एक चीज ध्यान रखना, हमने कई बार बता चुके हैं कि वायु में जो अपवर्तनांक होता है वो होता है हमारे पास 1। ठीक, वायु में जो अपवर्तनांक है वो क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। अब जो हमारे पास इसे कर लो, n1 जो है वायु में अपवर्तनांक है, ये n1 कर लो। क्यों, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक इन्होंने दिया है कि n बराबर 1.5, तो इसे n2 कर ले रहे हैं, तो ये n1 और ये n2। ठीक है, अब समझना कि यहां पर हम लोग इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मान को रखेंगे। तो यहां पर n1 की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 1 बटे प्रतिबिंब की दूरी v माइनस n2 की जगह हम लोग क्या रखेंगे, n2 की जगह 1.5 बटे हमारे पास u, वस्तु की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो ये माइनस में लेंगे, माइनस बराबर n2 का मान है 1 माइनस 1.5 बटे r का मान क्या है, त्रिज्या, वक्र त्रिज्या। वक्र त्रिज्या हम लोग अंदर की ओर लेंगे तो ये माइनस ले लेंगे हम लोग 2। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस कर दो, तो 1 बटे v प्लस 1.5 बटे 12 बराबर ये 0.5 हटा के 0 बढ़ा लो, और ये घटा लेंगे माइनस 0.5 बटे -2, माइनस माइनस कैंसिल, 15×120। ठीक, दशमलव हटाकर 0 बढ़ा लो, 5 एकम 5, 5 चौको 20, तो 1/4। इसे इधर ले आओ, तो 1 बटे v बराबर 1/4 माइनस 1/8। ठीक, तो 1 बटे v बराबर एलसीएम लेंगे 8, 4 दूनी 8 माइनस 8 एकम 8, 1 बटे v बराबर 1/8, अर्थात v बराबर जो है हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। ठीक, तो लेंस जो है क्या नाम, प्रतिबिंब जो है हमारे पास कितने दूरी पर है, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना, ये 8 सेंटीमीटर है। क्लियर। इसके बाद इसमें और कुछ कहा है इन्होंने, नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 का अथवा। ठीक, 9 के अथवा में क्या है देखो,
तो लिखेंगे उत्तर 9 और अथवा। ठीक है, 9 के अथवा में हमारे पास क्या क्या दिया गया है? 9 के अथवा में दिया गया है यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज से एनवी दीप तथा एनबी अदीप्त फ्रिंज की दूरियों का सूत्र लिखिए। पहले यही सूत्र ही लिख लेते हैं। तो हम लोग कहेंगे, इन्होंने कहा दीप्त और अदीप्त के लिए, हाँ, तो दीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए सूत्र, तो एक काम कर लेते, दीप्त को सफिक्स में ही लिख देते तो आप लोग समझ जाओगे। दूरी को लिखेंगे हम लोग x से, ठीक है, दूरी को लिखेंगे हम लोग x से और सफिक्स में लिख रहे हैं दीप्त। ये होता है m d लेमडा बटे d। ठीक, m d लेमडा बटे d। इसी में इन्होंने कहा अदीप्त के लिए, तो अदीप्त के लिए हम लोग फार्मूला लिखेंगे x अदीप्त, ये होता है m-1/2 d लेमडा बटे d। तो ये अदीप्त के लिए है। ठीक है, ये जो है ये अदीप्त के लिए है। अब इसी में इन्होंने इंक्लूड किया है कि इस प्रयोग में द्विध्रुवी के बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है। द्विध्रुवी के बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है, तो हम लोग लिखेंगे d बराबर 3 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, और 480 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य, 480, तो लेमडा बराबर 480 × 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, और एक वर्णित स्रोत का उपयोग किया जाता है। पर्दे पर झिर्रियों के बीच की दूरी 2 मीटर है। ठीक, 2 मीटर है, झिर्रियों के बीच की दूरी 2 मीटर है, तो कैपिटल डी जो है ये 2 मीटर पर है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि 8वें दीप्त तथा तीसरी अदीप्त के फ्रिंज की दूरियां आप लोग ज्ञात करो। हाँ, 8वें दीप्त, तो हम लोग कहेंगे 8वें दीप्त जो है ये ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर x 8 ज्ञात करो। यहाँ पर m की जगह हम लोग लिखेंगे 8, d की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, d की जगह लिखेंगे 2, लेमडा की जगह लिखेंगे हम लोग 480 × 10⁻⁹ बटे स्मॉल d का मान हमारे पास है 3 × 10⁻⁻3। ठीक, 3 से काटो इसे, 3 एकम 3 तिछक 18। ठीक है, तो x 8 बराबर हम लोग ज्ञात करेंगे 8 दूनी 16, 16 16 256। ठीक है, 256 और एक जीरो ये और इंटू 10⁻⁻9, इसे ले जाओ +3। एक और कम कर लेंगे इससे, तो x 8 बराबर 256 और इसमें 1 2 3 जीरो, 3 जीरो यहाँ लिखोगे तो 10⁻⁻6 +3 यहाँ करोगे, ये 3 ये 0 0 ये 2 हटाओ यहाँ दशमलव, तो x 8 बराबर 2.56 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, अब देखो इन्होंने इसी में क्या कहा था, इसी में ये तो दीप्त के लिए है। ठीक, इन्होंने कहा कि अदीप्त के लिए, इन्होंने कहा है 8वें दीप्त तथा तीसरी अदीप्त फ्रिंजों की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखो हम लोग कहेंगे तीसरे अदीप्त के बीच की दूरी, तो अब हम लोग अदीप्त निकालो तीसरे का, तो x 3, यहाँ पर m की जगह हम लोग क्या रखेंगे 3 -1/2 और d की जगह हम लोग क्या रखेंगे, d की जगह 2, लेमडा की जगह हम लिखेंगे हम लोग 480 × 10⁻⁹ बटे d का मान हमारे पास क्या है 2, नहीं स्मॉल d, 3 × 10⁻³ 3 × 10⁻⁻3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से काटेंगे 160, 3 दूनी 6 से 1 घटा दो, तो x 3 बराबर 3 दूनी 6 से 1 घटा दो 5/2 इंटू ये 2 इंटू 2 कहाँ से आया ये, अच्छा डी वन। ठीक है, और 160 इंटू 10 की घात, इन्हें ऊपर ले जाएंगे 10⁻⁻6, 2 से 2 काटेंगे, 16 पंचे 80 यानी 800, तो x 3 बराबर ये 800, 16 पंचे से 800 इंटू 10 की घात -6, 2 जीरो यहाँ लिखेंगे, रुक जाओ यहाँ पर
एक चीज़ ध्यान रखना, दोनों की घातें बराबर होनी चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग 3 जीरो यहाँ कर रहे हैं, तो 3 जीरो यहाँ कर रहे हैं, 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो हटाकर यहाँ दशमलव, तो x3 बराबर 0.8 इंटू 10 की घात -3 मीटर। ठीक है, अब इनकी बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों की बीच की दूरी, क्या निकालेंगे, बीच की दूरी। ठीक है, जब बीच की दूरी निकालेंगे तो बीच की दूरी को सिंपल तरीके से x से लिखो, तो x बराबर हम लोग x8 माइनस x3 लिखेंगे, दोनों घटा देंगे तो लिखेंगे x बराबर, यहाँ पर देखो यहाँ पर 2.56 है, तो 2.56 और 0.8 तो घटा देंगे तो 6 से 6 ही बचेगा हमारे पास, और यहाँ से एक 15 से 7 और यहाँ से 1.76 इंटू 10 की घात -3 मीटर। तो दोनों फ्रिंजों के बीच की दूरी हमारे पास 1.76 10 की घात -3 मीटर। ठीक है, और इसी प्रकार हम लोगों ने फिजिक्स 7 सेट कंप्लीट कर लिए 2025 के। ठीक है, अब आप लोगों को सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5, सेट 6, सेट 7 किसी में भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, कमेंट सेक्शन में आ जाओ, कमेंट पूछो। अब 2025 के इस सेट में ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 किसी भी सेट में कोई भी डाउट हो, आप लोग एक 10-12 क्वेश्चन बना लो, हमें कमेंट सेक्शन में डाल दो कि सर हमारे इतने क्वेश्चन हैं, तो आप जो है इनको बता दीजिए, तो आपके लिए पर्सनली एक वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो अब दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम लोगों ने अनसॉल्व भी कर लिए हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी आप लोगों को करवाते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इस प्रकार से हर एक वीडियो हमसे मिलते जरूर रहिए। टेक ए स्क्रीन शॉट।